हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज यहाँ हम 21 अक्टूबर, ये सॉरी गलत लिखा गया, 21 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली ये 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो फर्स्ट टॉपिक ये इंडिया अफगानिस्तान का है। रिसेंटली एक इंडियन टीम मॉस्को गई हुई है, मॉस्को रशिया गई हुई है अफगानिस्तान के बारे में, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये फर्स्ट टाइम है इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट को इन अफगानिस्तान। ये देखिए लिखा गया है कि 10 नेशन स्टेटमेंट आई है दैट दे रिकॉग्नाइज द न्यू रियलिटी ऑफ तालिबान इन पावर इन अफगानिस्तान, कि तालिबान की एग्जिस्टेंस को इन अफगानिस्तान अब एज अ गवर्नमेंट ये 10 नेशंस जो है रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो ये मेजर डेवलपमेंट है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि इंडिया कमिट कर रहा है कि ये अफगानिस्तान को व्हीट राइस की कंसाइनमेंट एड की फॉर्म में देगी। तो बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, अपने अफगानिस्तान के साथ अब रिलेशनशिप्स आफ्टर तालिबान के आने के बाद मेंड करने की या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पहले घानी गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे अफगानिस्तान में, बट अब क्योंकि तालिबान का रूल स्टार्ट हो गया है तो इंडिया अपने कंसर्न्स, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रमोट करने के लिए अब तालिबान के साथ भी कोऑपरेट करना शुरू कर रहा है। एंड ये पहले कुछ स्टेप्स हैं उस डायरेक्शन में। तो आप ये अपने अफगानिस्तान के नोट्स में लिख के रखिए कि इंडिया की अप्रोच अब अफगानिस्तान में क्या है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। ये इस न्यूज के बारे में था। उसके बाद ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुशीनगर एयरपोर्ट, कल भी हमने ये डिस्कशन की है, उस डिस्कशन का भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, आप डिटेल में वहां देख सकते हैं इसके बारे में। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो इसका रेलेवेंस क्या है, देखिए कुशीनगर जो है एक बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्लेस है। आप देखिए कि हमारे यूपी बिहार में ये 4 मेजर बुद्धिस्ट सर्किट की साइट्स है। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा दैट इज लुम्बिनी, देन उनको जहाँ एनलाइटनमेंट मिली बोध गया अंडर दी दैट पीपल ट्री, तो बोधि ट्री। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लेस है। थर्ड प्लेस जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया अपना, दैट इज सारनाथ। एंड फाइनली खुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाणा या उनकी डेथ हुई थी। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट की 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जिसको इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रमोट करना चाह रही है। इससे इंडिया में टूरिज्म भी बढ़ेगा। इंडिया की कल्चरल और रिलीजियस डिप्लोमेसी विद ये 12 जो कंट्रीज हैं बुद्धिस्ट डोमिनेंट कंट्रीज, यानी कि म्यांमार, वियतनाम, भूटान, साउथ कोरिया, ये सब बुद्धिज्म फेथ को फॉलो करती हैं। तो इनके साथ अपने रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत काम आएगा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो टूरिस्ट सीधा यहाँ आएंगे और ये बाकी 4 साइट्स जो हैं बुद्धिस्ट सर्किट की यहाँ भी विजिट कर पाएंगे। तो इससे इंडिया की टूरिज्म भी प्रमोट होगी और डिप्लोमेसी भी प्रमोट होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई भी क्वेश्चन आए उसे कल्चरल डिप्लोमेसी के पार्ट में ऐड कर सकते हैं, ये पॉइंट कुशीनगर एयरपोर्ट का। नेक्स्ट है ये बॉर्डर मैनेजमेंट पे एक आर्टिकल था। देखिए पंजाब जो है एक बहुत ही फ्रेजाइल काइंड ऑफ बॉर्डर पे एक्ट करता है। आपको पता है कि हॉस्टाइल कंट्री है पाकिस्तान, तो ये कंटिन्यूसली ट्राई करती रहती है कि कैसे इंडिया में आर्म्स या ड्रग्स कैसे भी स्मगल किया जाए। तो आजकल तो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स ये यूज कर रही हैं बहुत ही हाई अमाउंट में। तो वैसे ही एक कंसाइनमेंट बॉर्डर पुलिस ने ये पकड़ा है पंजाब में, बहुत ही ज्यादा ड्रग्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, ये इतनी आर्म्स स्मगलिंग हो रही थी। तो फिर इसी में ये केस भी ऐड किया गया। तो मतलब आप इसे एज एन एग्जांपल अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि ऐसे बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कैसे पाकिस्तान कर रहा है, इतनी हैवी आर्म्स और ड्रग्स जो है सप्लाई कर रहा है थ्रू ड्रोन्स या थ्रू ह्यूमन म्यूल्स जिसे कहते हैं, ह्यूमन कैरियर्स, वो सब के थ्रू। तो इसीलिए हमें बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये आप एज एन एग्जांपल उस पॉइंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कभी आपकी केस स्टडी आ जाए कि आप किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, और आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे कंसाइनमेंट्स जो हैं, ऐसे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे। तो जब आप केस स्टडी में अपने सॉल्यूशंस मेंशन करेंगे तो उसमें अगर आप ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे एक्ट्स मेंशन करिए, जैसे ड्रग्स के लिए एनडीपीएस एक्ट,
नारकोटिक्स की एक्ट, उसके बाद आर्म्स स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स एक्ट। तो ये सब एक्ट्स अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। तो ये भी आप साइड में लिख के रखिए कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को, आर्म्स स्मगलिंग को, ड्रग्स स्मगलिंग को डील करने के लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं। आईपीसी एक्ट में सेक्शन 511 यूज होता है। तो ये चारों चीजें आप लिख के रखिए ताकि आप केस स्टडीज में या एसेज में भी आप ये मेंशन कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये एडिटोरियल था। आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि यूरोपियन यूनियन में बड़ा ही हाहाकार टाइप्स मच गया है कि जीएम राइस के रिमेन्स जो है उनके फूड आइटम्स में दिखे हैं, और उन्होंने ये ट्रैक किया है कि ये जो जीएम राइस है वो ओरिजिनेट इंडिया में से हुई है। मतलब उनके प्रोडक्ट्स में जीएम राइस जो है इंडिया की राइस यूज करने से आया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशियली डिनाई कर दिया है क्योंकि इंडिया में जीएम राइस नहीं ग्रो की जाती। आप देखिए इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन को लीगली परमिशन दी गई है ग्रो होने की, उसके अलावा कोई भी क्रॉप जो है लीगली ग्रो नहीं हो रही है। तो बट इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस में, टेस्ट और ट्रायल्स चल रहे हैं जीएम राइस पे। तो ये हो सकता है कि उनका जो सैंपल वगैरह है वो गलती से या किसी की मिस्चीवियस एक्टिविटी की वजह से एंटर हो गया हो एक्सपोर्ट के ऑर्डर में। तो इस पे इंडिया ने लिख दिया है कि ये इंक्वायरी करेंगे। इस एडिटोरियल में बस यही कहा जा रहा है कि देखिए एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंडिया जो है ट्राई कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। इंडिया ग्लोबली बहुत ही कम एक्सपोर्ट्स मार्केट को लीवरेज कर पा रहा है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट की क्वालिटी बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स में ऐसे डाउट्स आएंगे कि इंडिया कुछ भी मटेरियल डाल के भेज देता है, जीएम राइस बना के डाल के भेज देता है, तो ये इंडिया के ब्रांड को, एक्सपोर्ट ब्रांड को बहुत ही डैमेज पहुंचाएगा। इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे और जो भी कल्परेट है उसको सामने लाया जाए ताकि ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हार्म ना हो। यूरोपियन मार्केट्स वैसे भी बहुत ही क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट्स हैं। आप देखिए थोड़े साल पहले हमारे अल्फांसो मैंगो को भी यूरोप ने डिनाई वगैरह कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह इंडिया में यूज होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो ऑलरेडी इंडिया बहुत स्ट्रगल करता है एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और अगर ऐसे एपिसोड्स होंगे तो ये और हमारी एक्सपोर्ट्स को डैमेज करेगा। और इंडिया को एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। इंडिया की ग्रोथ में एक्सपोर्ट्स का रोल बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना बहुत ही क्रूशियल है। तो यही कहा जा रहा है। बाकी अपने जीएस पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में भी पढ़िएगा। ये रेगुलेटरी सेटअप है, जीएम क्रॉप्स को अप्रूव रेगुलेट यही करते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ये आपके एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल था इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें बताया गया है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में मेडिकल टेक्स्ट बुक्स या टीचिंग मेथड्स में जो भी अनसाइंटिफिक या डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको चेंज करना चाहिए। तो देखिए आप कोई भी सोशल चेंज सोसाइटी में लाना चाहते हैं, चाहे आप वुमेन के राइट्स को इंश्योर करना चाहते हैं या आप ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को इंश्योर करना चाहते हैं या आप होमोसेक्सुअल या सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को इक्वल जगह देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप सोसाइटी में एटीट्यूडनल चेंज लाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। हर इंसान टॉलरेंट होना चाहिए इन आइडियाज के बारे में, लाइक वुमेन इक्वालिटी या ट्रांसजेंडर की चॉइस या सेम सेक्स कपल्स की चॉइस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी इसे एबनॉर्मल देखती है। आप देखिए ट्रेडिशनली इसे एज एन एबनॉर्मल या साइकिक कोई चीज देखा गया है कि दिमाग में फर्क है बंदे के कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है, जबकि आप देखिए कि सेम सेक्स रिलेशंस जो हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सालों से रहे हैं, बट दे हैव रिमेन्ड अंडर द कवर। कोई भी बाहर खुल के आके बोलता नहीं है क्योंकि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो वही एक्सेप्टेंस बनाने के लिए, सबको इक्वल राइट्स देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटीट्यूडनल चेंज लाया जाए लोगों की थिंकिंग में। और वो कैसे होगा कि आप उन्हें राइट एडुकेशन दें। अपनी टेक्स्ट बुक्स, स्पेशली मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में आपको जो भी डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा कि ये एक मेडिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है।
ये एक जेनेटिक ट्रेट है और ये इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वैसे ही होमोसेक्सुअल रिलेशंस होना भी नॉर्मल है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको एडुकेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि एटीट्यूड में चेंज लाएगा लोगों के। तो आप देखिए GS4 में आपका ये स्पेसिफिक टॉपिक है एटीट्यूडनल चेंज का, एटीट्यूड का। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और केस स्टडी आप मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे ही इस केस में ये भी बताया गया कि पुलिस का एटीट्यूड भी चेंज करने की ज़रूरत है। आप देखिए पुलिस भी हरास करती है होमोसेक्सुअल्स को या ट्रांसजेंडर लोगों को। आपने अगर वो फेमस सीरीज पताल लोग देखी होगी तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि कैसे प्रिजन्स भी जो हैं वो ट्रांसजेंडर फ्रेंडली नहीं होती है। वहाँ पे या तो मेल्स रह सकते हैं या फीमेल्स, बट अगर ट्रांसजेंडर है तो आप उसको कहाँ रखेंगे। तो ये पताल लोक में भी दिखाया गया। आप चाहें तो ऐसी सीरीज देख सकते हैं, आपको सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है, आपके फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट भी होता है और आपको आइडियाज भी मिलते हैं अपने आंसर्स को इनोवेटिव बनाने के लिए। तो ये है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पुलिस में ही ये धारणा नहीं है। आप देखिए डॉक्टर्स में या साइकेट्रिस्ट्स में भी ये धारणा है कि ये गे मैन होना या लेस्बियन होना ये एक एबनॉर्मेलिटी है और उन्हें वो ऐसी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो है रिकमेंड कर देते हैं कि उनको ट्रीटमेंट चाहिए, दे आर नॉट नॉर्मल। तो यही सब पॉइंट्स को फैक्टर्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये जो सब सोशल इश्यूज है ना, ये जुडिशरी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ये जुडिशरी ने ही डायरेक्ट किया था नेशनल मेडिकल कमीशन को कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस लाए जाएं। तो जुडिशरी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बट एक्चुअली अगर आपको चाहिए कि सोसाइटी में ये जो थॉट्स हैं, ये चेंजेस हैं, वो पर्कोलेट करें, वो लोगों के पास पहुंचे, तो लोगों की सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। पुलिस की सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है, नॉर्मल सोसाइटी की, हमारे सोसाइटी के बच्चों की, ताकि एवरीवन एक्सेप्ट्स इट एज एन नॉर्मल बिहेवियर। सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की, सेंसिटाइजेशन करने की बहुत जरूरत है। ये इस आर्टिकल का डिस्कशन है। ये ऐसे ही ये एक आपने और एडिटोरियल देखा है कि विमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है कर्नाटका में। जैसे राइटर ने ये एग्जांपल दी है कि कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो इस बात को रिग्रेट कर रहे हैं, इस बात का दुख मना रहे हैं कि इंडियन विमेन जो है दे आर चूजिंग टू रिमेन अनमैरिड, या वो बच्चे नहीं करना चाहती, या इवन वर्स कि वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे कर रही हैं। तो ये काइंड ऑफ मॉरल पुलिसिंग हो गई कि औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जब इंडिया एम कर रहा है कि उसे जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, तो विमेन को फुल चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती हैं, अपने डिसीजंस वो खुद ले सकना चाहिए। सोसाइटीज को, जो सोसाइटी का कर्तव्य है कि वो जजमेंट ना पास करे विमेन के किसी भी डिसीजन पे, विमेन की चॉइस को बल्कि वो एक्सेप्ट करे। तो यहाँ भी हमें एटीट्यूडनल चेंज ही चाहिए। लोगों की सोच विमेन के बारे में बदलने के लिए, विमेन की स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए भी हमें राइट सेंसिटाइजेशन चाहिए। शुरू से, बचपन से बच्चों को सही आइडियाज देने जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी के आइडियाज देने जरूरी हैं। तो ये भी इस आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये भी आप एटीट्यूडनल चेंज में एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और विमेन इश्यूज में भी आप इस टॉपिक को और इस डाटा को मेंशन कर सकते हैं, जिसमें एनसीआरबी का डाटा दिया गया है कि 30% जो क्राइम्स है वो इंडिया के फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही होते हैं। तो आप मॉरल पुलिसिंग तो कर रहे हो कि विमेन को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, बट क्या आप लड़कों को, आदमियों को भी सिखाते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए औरतों के साथ। तो ये सब ही इस आर्टिकल का वो मेन पॉइंट है। उसके बाद ये मेन एडिटोरियल आपका आया था एनवायरनमेंट पे। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, बस ये है कि ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेसिक एनवायरनमेंट के नोट्स में अपने कवर करनी है। वो है पेरिस अग्रीमेंट, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या इसके कंक्लूजन्स हैं। उसके बाद UNFCCC, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, पेरिस अग्रीमेंट के नीचे हैं ये भी आपको देखना है। अडेप्टेशन फंड क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये बेसिक्स है आपके प्री और GS3 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि देखिए अब क्लाइमेट
के चेंज में सबसे ज़्यादा आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन किसने किया है, डेवलप्ड वर्ल्ड ने ही किया है, जैसे कि यूएस, यूके। उन्होंने इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है हमारा वो बहुत वार्म हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। तो अब जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करना पड़ेगा। तो राइटर कहते हैं कि ये बात सही है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज को ही अपना क्लाइमेट फुटप्रिंट जो है वो मैनेज करना चाहिए। बट ये जरूरी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके वगैरह, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और जिन्होंने ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म किया है, वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका वगैरह को फंडिंग दें, न्यू टेक्नोलॉजी दे, ग्रीन टेक्नोलॉजी दे, ग्रीन फाइनेंस दे, ताकि ये ट्रांजिशन कर सकें लो कार्बन इकोनॉमीज के रूप में। तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्लाइमेट जस्टिस आप तभी इंश्योर कर पाएंगे जब आप डेवलप्ड वर्ल्ड जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करे और डेवलपिंग कंट्रीज को अपना फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर भी करे उसके अंडर। ये इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे बहुत आर्टिकल आ रहे हैं। कल भी आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पहले तो कि साइबर सिक्योरिटी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम क्यों इंक्लूड करें, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि अब दिस इज एन एरा ऑफ 5D वॉरफेयर। देखिए ट्रेडिशनली तो हम 3 स्फीयर्स में लड़ते थे, आर्मी, नेवी, लैंड, एयर एंड वाटर। ये 3 स्फीयर्स थे जहां पे लड़ाइयां होती थी। बट अब 5D वॉरफेयर है। फोर्थ लिम्ब है साइबर स्पेस एंड फिफ्थ लिम्ब है योर स्पेस, एक्चुअल स्पेस, सोलर सिस्टम। तो ये 5D वॉरफेयर का एरा है। तो अब जो है वेपन्स भी इनोवेट हो चुके हैं। पहले तो हमारे बोज एंड एरोज से लड़ते थे हम प्री हिस्टोरिक टाइम में, फिर हम कैनन्स और गन्स हमने डिस्कवर की, उसके बाद अब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह डिस्कवर कर दी, और अब जमाना आ गया है साइबर वेपन्स का। साइबर वेपनरी अब यूज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मुंबई में लॉकडाउन में शटडाउन हो गया था, पावर शटडाउन, घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, वो साइबर अटैक का ही एक एग्जाम्पल था। तो दिस इज एन एरा ऑफ 5D वॉरफेयर, इसीलिए हमें साइबर सिक्योरिटी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा रीजन राइटर देते हैं कि साइबर वेपनरी जो है ना, वो छोटे छोटे नेशंस के पास भी है। पहले तो जो बड़ी आर्टिलरी, आपको गन्स या इतनी बड़ी मशीन गन्स या मॉडर्न जो वेपनरी है, उसको एक्वायर करने के लिए बहुत फंडिंग या बहुत पैसा चाहिए होता था, जो कि आपकी स्मॉल कंट्रीज के पास नहीं होता था। तो स्मॉल कंट्रीज जो है वो चुप करके रहती थी, बड़ी कंट्रीज के साथ कन्फ्रंट करने का उनकी हिम्मत नहीं होती थी। पर अब क्या है जी, साइबर वेपनरी तो आपको सिर्फ दिमाग चाहिए इसके लिए और इंटरनेट कनेक्शन बस, और आप किसी भी कंट्री पे कहीं से भी बैठ के अटैक कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर किसी ने श्रीलंका या नॉर्थ कोरिया तो स्पेसिफिकली रॉग नेशन इसको कैटेगरी में माना जाता है, अगर इसके पास साइबर वेपन्स आ जाएं, चाइना वगैरह आराम से दे देगा, न्यूक्लियर वेपन भी इसने दिए ही हैं दूसरी कंट्रीज को। तो अगर इसके पास साइबर वेपन्स आ जाएं तो ये यूएस वगैरह को भी कन्फ्रंट कर सकता है या चैलेंज कर सकता है। तो इसीलिए कि साइबर वेपनरी जो है वो बहुत स्प्रेड हो सकती है इवन टू स्मॉलर नेशंस। इस वजह से भी हमें साइबर सिक्योरिटी को रोबस्ट बनाना है अपना, इसीलिए उसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट भी बनाना है। नेक्स्ट है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इस आर्टिकल में वो डिस्कस किया गया है कि फर्स्ट है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। हमारी प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या होनी चाहिए, कि हमें न्यू इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके बाद एंटी कंप्यूटर वायरसेस और इम्यूनिटी क्रिएटिंग मेडिसिन, जैसे देखिए कोविड को भी बायो वॉरफेयर का पार्ट माना जा रहा है। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी में इन सब टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को प्रमोट और मैनेज करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। उसके लिए हमें स्पेशल न्यू डिपार्टमेंट्स बनाने हैं जो इन टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस पे वर्क करें, इन्हें प्रमोट करें, फंडिंग दें, इन्हें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दें, इन्हें स्किल्स के लिए प्रमोट करें। इसीलिए हमें ऐसे न्यू डिपार्टमेंट्स बनाने की प्रोविजन बनानी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए,
तो राइटर कहते हैं कि हमें पहले से ही एंटीसिपेट करना चाहिए कि हमारे एनिमीज क्या करना चाह रहे हैं और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो लेनी चाहिए। आप देखिए, हम अब जब नॉर्मल वॉरफेयर भी करते हैं तो हमारी आर्मी नेवी वगैरह सब प्रिडिक्ट कर रही है कि कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं, तो वहां पे उसने वेपनरी भी डिप्लॉय की हुई है, सोल्जर्स भी डिप्लॉय किया हुआ है। तो वैसे ही ये साइबर स्पेस में भी हमें क्या करना है कि अपनी जो थ्रेट्स हैं, वो पॉसिबल थ्रेट्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना है, अपनी एनिमीज की एक्टिविटीज या इंटेंशंस को एंटीसिपेट करना है पहले, और उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है और पहले से उसको स्ट्राइक डाउन कर देना है ताकि वो हम पे अटैक ना कर सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना की साइबर कैपेसिटी को भी हमें स्पेशल ध्यान में रखना है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी का, कि हमें फोकस करना है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें, कनेक्टिविटी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान दें, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान दें। हर एरिया में हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपनी इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हर सिक्योरिटी के एंगल को हमें रोबस्ट बनाना है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट एजेंडा होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्स या फाइनेंसेस भी मोबिलाइज करने के लिए हमें एफर्ट करना होगा। ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी का। तो आप ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एक टॉपिक बनाइए और उसमें लिखिए कि उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है। ये आप लिख सकते हैं, प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, एजेंडा ये होना चाहिए, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भी फोकस करना है थ्रू नॉन टैक्स मीन्स, ताकि लोगों पे बर्डन ना आए। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, इस पर बहुत बार डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे अब मैं ब्रीफली बताऊंगी आपको कि क्या सिस्टम रहा है। तो अभी क्या है, ये G20 नेशंस ने अनाउंस किया है कि ग्लोबली 15% से कम कॉर्पोरेट टैक्स कोई भी नहीं कंट्री लगा सकती। हर कंट्री अगर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स डिसाइड कर सकती है, बट वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो आप देखिए, इस डिसीजन से पहले क्या होता था, ये MNC जो हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए फेसबुक की, ये मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। तो ये क्या करती थी कि जहां टैक्स सबसे कम होता था, जिसे टैक्स हेवन्स भी कहा जाता है, उन कंट्रीज में अपने ऑफिस वगैरह रजिस्टर कर लेती थी, अपने बिजनेसेस को रजिस्टर कर लेती थी। अब देखिए, इनकी मार्केट मेजरली इंडिया में है या US में या यूरोप में, तो ये यहाँ प्रॉफिट अपना यहाँ कमा रहे हैं, बट टैक्स अपना उन टैक्स हेवन्स में पे करते थे। तो ये इंडिया वगैरह इस पे टैक्स लगा भी नहीं सकते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि डबल टैक्सेशन जो है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स के अंडर दो कंट्रीज सेम चीज के लिए एक कंपनी को टैक्स नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से अब क्या होता था कि कंट्रीज के बीच में आपस में रेस छिड़ जाती थी। अब इंडिया जो है अपना कॉर्पोरेट टैक्स लोअर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इन कंपनीज को मोटिवेट कर सके कि इंडिया में वो रजिस्टर हों, इस्टेब्लिश हों, ज्यादा टैक्स दें। तो आपने देखा ही होगा कि इंडिया ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स 25% से 20% तक कम भी कर दिया था रिसेंटली ही। तो इससे रेस टू द बॉटम शुरू हो गई थी कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी अपने टैक्स रेट्स को कम करने के लिए और इन कंपनीज को अपनी जगह पे बुलाने के लिए। तो इससे फायदा किसको हो रहा था? इससे फायदा सिर्फ ये कॉर्पोरेट हाउसेस को ही हो रहा था, जिनके लिए टैक्स जो है वो कम हुई जा रहे थे। और एक्चुअल लॉस किसको हो रहा था? नॉर्मल सिटीजन्स को, नॉर्मल पुअर कंट्रीज को लॉस हो रहा था, जो कि अपनी टैक्स जो है वो एडुकेट अमाउंट में इनसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। अपना टैक्स रेवेन्यू जो है उनको गंवाना पड़ रहा था इन्हें लो टैक्स रेट देके। तो ये मेजर इशू था, इसी वजह से अब ये 15% डिक्लेयर कर दिया गया है। मिनिमम कोई भी कंट्री 15% से कम नहीं लगा पाएगी, नॉट इवन दीज टैक्स हेवन्स। तो इस मेजर से अब बहुत पॉजिटिव स्टेप्स आएंगे। आप देखिए, पुअर कंट्रीज जो हैं उनको 5% तक अपना रेवेन्यू जो है लॉस करना पड़ता था इस पुराने सिस्टम के अंडर, जो कि अब चेंज हो पाएगा। तो ये जो रेस टू बॉटम ये कीवर्ड है, आप ये जरूर लिखिएगा इस आंसर में। ये डिसीजन जो अब लिया गया है, ये एंड करेगा इस रेस टू बॉटम ऑन कॉर्पोरेट टैक्स को। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो
आगे ये है कि ये देखिए, हाँ, OECD ने एस्टिमेट भी किया है कि ये एडिशनल $150 बिलियन जो है हर ईयर कमाई होगी इस डिसीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड को, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज में ये 150 बिलियन जो है और जनरेट होगा। अब पहले तो देखिए 10-12% मुश्किल से लगता था इन पे टैक्स, अब जब 15% मिनिमम हो गया है तो एडिशनल रेवेन्यू तो आएगा ही ना पूरे वर्ल्ड में, कंट्री कोई भी हो सकती है जहां वो जाएगा, तो एडिशनल पूरे वर्ल्ड को ये रेवेन्यू जनरेट होगा इन प्रॉफिट मेकिंग एमएनसी से, जो कि वो पुअर या बैकवर्ड रीजन्स में यूज कर पाएंगी कंट्रीज अपने पुअर स्ट्राटा को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब इसमें कुछ हर्डल्स फिर भी आएंगी जो आगे चल के इंडिया को देखने पड़ेगी। एक तो इंडिया ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, आप देखिए इसे डिजिटल सर्विस टैक्स कहते हैं। कंट्रीज ने इस कॉर्पोरेट टैक्स के इशू को सॉल्व करने के लिए एडिशनल डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा दिया था। देखिए फेसबुक वगैरह प्रोवाइड तो डिजिटल सर्विसेज करती है ना, तो कंट्रीज ने सॉल्यूशन क्या सोचा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो पर उनपे डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टैक्स लगेगा, उस पर कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट भी नहीं लगेगा क्योंकि ये डिजिटल सर्विसेज पे टैक्स था, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह या प्रॉफिट्स पे नहीं था। तो ये भी है कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमको इक्वलाइजेशन लेवी को देखना पड़ेगा कि हमें इसको अब कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे या क्या चेंजेस लाएंगे। उसके बाद हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देखना है कि कितना हम लेंगे इन कंपनीज से वगैरह, इस मैटर पे भी डिस्कशन आगे जाके करनी होगी, डिसीजन लेना होगा। उसके बाद द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और फाइनली हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड को भी रिवैम्प करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कोड को तो हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस करके कर दिया है रिवैम्प, अब हमें चाहिए कि हम डायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म्स भी लाएं, उसके लिए हमें एक डायरेक्ट टैक्स कोड या डीटीसी जो है न्यू सिरे से लाना पड़ेगा। ये जो है वे फॉरवर्ड हो गया इंडिया के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल ये कोल क्राइसिस पे था। इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो एक 17 अक्टूबर की डिस्कशन में मैंने कवर किया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, वो प्लीज चेक कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 के लिए, वहां पे इसकी पूरी कवरेज हुई है कि कोल क्राइसिस क्यों है और इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट है आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, तो ये एक रिपोर्ट आई है, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने ये रिपोर्ट दी है, द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि कोविड की वजह से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन ऑनलाइन मीन्स वो बढ़ गया है। तो आप ये जो है ये जो डाटा और ये रिपोर्ट का नाम अपने आंसर्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको सोशल इम्पैक्ट पूछा जाए कोविड का, या आपको पूछा जाए कोविड का इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, या ऑनलाइन ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट है, अगर आपको साइबर थ्रेट्स के बारे में बताना है, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, साइबर जो सोशल थ्रेट्स है साइबर सिक्योरिटी का, वो एक चाइल्ड सिक्योरिटी भी एक उसका पार्ट बन जाती है, तो उसमें इम्पैक्ट आ रहा है साइबर की वजह से। तो आप ये डेटा जो है लिख के रखिए, आप इसे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा, द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट हैज पॉइंटेड आउट दैट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑनलाइन हैज इंक्रीज्ड इन द पेंडेमिक एरा। तो ये आप पॉइंट याद रखें। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन, होप इट हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।